अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सर्दी इतनी ज़्यादा है लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है। मेरे पास और आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारी वीडियोस फॉरवर्ड हुई जिसमें कहा यह गया कि जी जब बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है 3 या 2 तक कराची का टेम्परेचर गिर जाए। हमेशा की तरह हमारी तवक्कुआत को बहुत बढ़ाया गया। कल इतनी तेज़ हवा चली कि शायद सारे बादलों के सिस्टम को साथ ले गई। बारिश मेरे इलाके में एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि बहुत हल्की सी फुहार पड़ी, बूंदाबांदी हुई। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई जितनी शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस सर्द मंडे मॉर्निंग को ज़रा मस्टर्ड कलर से ही थोड़ा सा वार्म बनाया जाए। सो आई होप दैट यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर वीक एट अ ग्रेट नोट। कोशिश कीजिए कि अपने आप को पेप अप कीजिए, चाहे उसके लिए चाय हो, कॉफ़ी हो, सूप हो, नान हो, जो आपको खाना है खाइए। वैसे भी कहा जा रहा है कि इस मौसम में डाइट करना बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ खींचता रहता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, कोई चीज़ी समोसा हो, और ख़ास तौर पे क्योंकि कराची ईद फेस्टिवल भी हुआ जिसके बारे में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम में से अक्सर लोग किसी भी अगर तकलीफ़ का शिकार होते हैं, चाहे वो जिस्मानी तकलीफ़ हो यानी फ़िज़िकल पेन हो या फिर कोई इमोशनल पेन हो, हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई दवा मिल जाए जिसके ज़रिए उस पेन को रिलीव किया जा सके। थोड़ा सा पेन की साइंस को समझिए कि जब हम कहते हैं कि आपने पेन किलर खाया तो असल में जैसे पैरासिटामोल की बात की जाए, बहुत अरसे से साइंसदानों को ये पता था कि पैरासिटामोल खाने से ये नहीं होता कि आपका जिस जगह पे तकलीफ़ हो रही होती है वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। शायद उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हों, लेकिन उसका जो एक साइड इफ़ेक्ट आपके सामने है या उसका जो एक इम्पैक्ट आपके सामने है वो ये है कि ब्रेन के सर्टन एरियाज़ को नम कर दिया जाता है। तो वो जो पेन का मैसेज रिसीव कर रहा है और पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है वो चीज़ कम पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे इसको कहा जाता है इंसुलर कॉर्टेक्स का जो एरिया है, वहाँ पे जाके जब ये दवा का असर होता है तो आपको वो पेन फील नहीं हो रहा। बड़ी हैरानकुन बात जो इस वक्त साइंसदानों ने ये रिसर्च करके आपके सामने लेके आए हैं कि जिस तरह एक फिज़िकल पेन है किसी भी चीज़ का, यानी आपको कांच चुभ गया है, आपको ठोकर लग गई है, उसी तरह आपका सोशल पेन भी होता है। मिसाल के तौर पे आप जॉब इंटरव्यू में गए और उस इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो रिजेक्शन जैसी जो फीलिंग्स होती हैं, क्या आपको ये बड़ी मैं मुहतात तरीके से ये आपको बात बता रही हूँ, लेकिन इसको अब्यूज़ हमने नहीं करना। पाया ये गया है रिसर्च में कि अगर आप पैरासिटामोल या कोई पेन किलर खाते हैं तो जिस तरह एक फ़िज़िकल एलिमेंट के लिए वो उसको हेल्प करता है, उसी तरह इस सोशल या इमोशनल पेन के लिए भी आपको ये पैरासिटामोल हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसी ब्रेन में जाके जहां आप किसी भी तरह की तकलीफ महसूस कर रहे हैं उस जगह को नम कर दिया जाता है। अब इसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज या ख़तरनाक असरात या इम्पैक्ट है जिसको हमें देखना पड़ेगा। तभी हम देख सकते हैं कि मगरबी ममालिक में, जिसको आप और हम आमतौर पे एक पेन किलर समझते हैं, इसमें मुख्तलिफ के नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमने कहा जी ओवर द काउंटर पेन किलर है, इसका तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी शख्सियत और आपकी पर्सनालिटी को बदल देता है। तो अहम बात यह है कि इन अद्वियात का जो तमाम रिसर्च की जाती है कि मसल पे, लिवर पे, आपके नर्वस सिस्टम पे क्या असर हो रहा है, लेकिन क्या हम इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं साइंसदान कि इन अद्वियात का आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ रहा है, आपके तरीक़ेकार, आपकी दुनिया को देखने के अंदाज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका में, बरतानिया में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जब जो मुल्ज़मीन हैं, जब उनको कमरा अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अपने घिनौने क्राइम के लिए बाकायदा सू किया अद्वियात की कंपनी को। उन्होंने कहा कि जी फलानी दवा खाने के बाद से मैं अपने अंदर ये ज़्यादा अग्रेशन देख रहा हूँ, और इसको अब साइंस भी बैकअप करता है। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को अगर कम किया जाए तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी भी अद्वियात इस वक्त मार्केट में हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं वो दरअसल आपको ज़्यादा अग्रेसिव बनाती हैं, आप में इंतशार और वायलेंस बहुत बढ़ता है। तभी इस वक्त के बहुत सारे डेटा को जब गैदर किया गया, एनालाइज किया गया, तो ये तक पता चला है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात खाते हैं
दे यूजुअली डाई वेरी वायलेंट डेथ्स, कि उनको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, वो बिला वजह झगड़ने लगते हैं, एंड दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन रोड रेज, आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने में। तो अहम बात यह है कि साइंसदानों को और अद्वियात की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इस बात की तरफ बावर किया जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ मसल के ऊपर, लिवर के ऊपर बात ना करें, बल्कि जो इंसानी शख्सियत पे असर पड़ रहा है दवा का, उस पर भी बात की जाए। तभी हम कहते हैं कि एक ज़माने में जो हिकमत हुआ करती थी, जो अद्वियात या जो जड़ी बूटियों से, मुख्तलिफ चीज़ों से इलाज किया जाता था, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। आपको बताते चलें कि 9 जनवरी को मनाया जाता है हकीम सईद डे, वन ऑफ द पाइनियर हकीम्स। और जिस तरह के आप जानते हैं कि हमदर्द इज़ ऑलमोस्ट अ लेगेसी, चाहे वो आप पाक भारत की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, हकीम सईद का जो कंट्रीब्यूशन है हिकमत में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन की फील्ड में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और 9 जनवरी को हकीम सईद की 100वीं सालगिरह मनाई गई, और इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान के इस मायनाज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, हकीम और यकीनन एंटरप्रेन्योर के हवाले से। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जी जनाब, ऐसी लाजवाल हस्तियाँ, यकीनन इनकी कुर्बानियाँ, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम रहती दुनिया तक भूल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं जी, आपको प्रोग्राम में आज बताएं कि जो हमारा बिग डिस्कशन होगा वो बड़ा अहम है। पाकिस्तान की जो कहानियाँ हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान के ड्रामों की, तो ये नए नए जदीद और ख़ास तौर पे जो इस वक्त के बड़े कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज़ हैं, समाजी इशूज़ हैं, उनको उठाने में बात कर रही है। एक बड़ा सवाल जो आजकल का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला ड्रामा है, दैट इज़ मेरे पास तुम हो, जिसकी आखिरी किस्त इस हफ्ते के आखिर में आप देखेंगे। हफ्ते के रोज़ नशर होने वाली किस्त में एक बड़ा अहम सवाल उठाया गया, और इसमें हम बात कर रहे हैं बेवफाई या फिर चीटिंग के हवाले से, कि क्या चीटिंग की माफ़ी होनी चाहिए या नहीं, और ख़ास तौर पर क्या ये एक पेट्रियार्कल और एक जेंडर इशू है। क्योंकि आम तौर पर आप जितनी भी कहानियाँ देखें, जितनी एंथ्रोपोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, फ़िलासफ़ी की, और यहाँ तक कि साइकोलॉजी की रिपोर्ट्स हम देखते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि मर्द फितरतन एक कॉन्क्वेस्ट चाहता है, एंड इवेंचुअली उसके लिए मोनोगमी मुश्किल हो जाती है। इस तरह के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं किसी भी चीटिंग या किसी भी अनफेथफुल पार्टनर को, ख़ास तौर पर अगर वो एक आदमी हो, हमारे माशरे में उसको जस्टिफाई करने के लिए। इस कहानी के ज़रिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इसमें मर्द और औरत की तफरीक किए बगैर एक अनफेथफुल पार्टनर को आप माफ़ी दे सकते हैं या नहीं। इस पर हम बात करेंगे आज सुबह 10 बजे। लेकिन अब ज़रा आपको लिए चलते हैं कि इस वीकेंड पे हमने देखा कि जो कराची का एक माइलस्टोन इवेंट बन चुका है, यानी कराची ईट, इसने कितने लोगों को लुभाया। आपको बताते चलें कि आमतौर पे ना सिर्फ बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी फूड कंपनीज, बल्कि होम कुक्स जो बहुत ज़्यादा सरमाया लगा कर रेस्टोरेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन शायद वो होम डिलीवरी सर्विस करते हैं, या फिर पूरा साल इंतज़ार करते हैं कराची ईट के आने का, क्योंकि उनके जो कुलिनरी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो जो नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूजन कुकिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क की क्यूजीन हो जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इस सकाफती मेले में, इस कराची ईट फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करें और अपनी क्रिएशन को लोगों के सामने लेके आएँ। सो इस दफ़ा हमेशा की तरह कराची ईट 2020 बहुत ही ज़्यादा मकबूल रहा। इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। 3 दिन में एट द बीच व्यू गार्डन पार्क, आई डोंट नो इसकी लोकेशन, आप डॉल्मेन मॉल के बिल्कुल साथ वाला जो पार्क है, इस वहां पे ये हो रहा था। 3 दिन में क्या गहमा गहमी यहाँ पे रही, आइए आपको दिखाते हैं। हल्की बूंदाबांदी, हाथ में गरम चाय और ठंडी आइसक्रीम। कराची वालों ने यकबस्ता हवाओं का खूब लुत्फ उठाया। नहाना का मजा तो ठंड पे आता है। सर्दी में ठंडी चीज़ खाने का वाकई अपना मजा है, एंड आई जस्ट लव दिस। यहाँ पर बहुत अलग अलग आइटम है, मछली फ्राई, टिक्का, हर चीज। सर्दी में फ्रेंच फ्राइज खाने का मजा भी अपना होता है। आइसक्रीम का मजा तो ठंड में है। समंदर किनारे लगे कराची ईट फेस्टिवल के आखिरी रोज शहरी बड़ी तादाद में पहुँचे। मौसीकी और मजेदार खाबों के साथ लम्हात को यादगार बना लिया। 3 रोजा कराची ईट फूड फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंचा, जहां कराची के शहरियों ने ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खानों से खूब एंजॉय किया। शहरियार साजिद, आज न्यूज़, कराची।
जी जनाब, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे पहुंचे। आई डोंट नो व्हाई हम आपको दिखा नहीं सके, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएशंस यहाँ पे थी। समोसों को आप एक ट्विस्ट के साथ देख सकते थे, इसके अलावा पूरी दुनिया की कुजीन्स यहाँ पे थी। मैं आपको बताऊंगी इसके बाद के कुछ फेवरेट्स भी थे, जिस तरह यहाँ पे आइसक्रीम का जिक्र हो रहा था। एक होम ग्रोन ब्रांड था जिसने फालसे और काले नमक की एक आइस लॉली बनाई थी। इस मौसम में तो वो तबाही मचा देगी, लेकिन बहरहाल जी बहुत मकबूल हुई, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। अब हम बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हम अक्सर समझते हैं कि आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई ये थोड़ा हमारा आपसी मसला होता है, हमारे यहाँ के घरानों में ये चीज़ होती है, लेकिन ख़ानदानी लड़ाइयाँ जनाब बरतानिया के शाही जोड़े, शाही ख़ानदान तक भी पहुँच जाती हैं और इसकी कई मिसालें हमें मिलती हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने पहले भी देखा कि प्रिंस एडवर्ड ने एक खातून से शादी करने की ख्वाहिश में शाही ख़ानदान से अलहदी इख्तियार की थी, लेकिन अब हमारे सामने एक और मिसाल मिलती है जब प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल, यानी जिनको कहा जाता है द ड्यूक एंड द डचेस ऑफ ससेक्स, उन्होंने ऐलान किया है कि वो शाही ख़ानदान के सीनियर्स की हैसियत से अलहदगी इख्तियार करते हैं। और उसके बाद फ़ौरन देखा गया कि मैडम टुसॉड्स में, जो कि शाही ख़ानदान के जो मोमी मुजस्मे होते हैं और उसमें पूरा ख़ानदान की डिपिक्शन थी, उसमें से भी इनके मुजस्मों को हटा दिया गया टू मेक अ वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट। इसके अलावा जी क्वीन एलिजाबेथ का भी इस हवाले से स्टेटमेंट आया है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दुनिया जी आजकल ई कॉमर्स की है। वन ऑफ द द एनेबलिंग फैक्टर्स टुडे इज़ कि अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसको आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। एक वक्त था कि आप शायद हर्डल्स के बारे में सोचते थे, ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचते थे, या फिर सोचते थे कि इसमें बहुत बड़ी सरमायाकारी चाहिए होगी आलमी मंडी का हिस्सा बनने के लिए। बट ई कॉमर्स एक्चुअली कम्स टू योर रेस्क्यू एट दिस। आज अगर आप चाहें, कोई अगर ज़बरदस्त कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। अगर आप किसी एक एंगेजिंग कम्युनिटी को फाउंड करना चाहें, आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त प्रोडक्ट हो तो आप अमेज़ॉन पे जाके उसको सेल कर सकते हैं। एंड बाय अमेज़ॉन आपके बायर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हो सकते हैं। लेकिन अक्सर जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं इस मामले को समझने से कासिर हैं। उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि अमेज़ॉन जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मेरे ख्याल में इट्स अ वंडरफुल मार्केट प्लेस, उस पर जाया कैसे जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हमें रोकती हैं, मिसाल के तौर पे पेपैल नहीं है पाकिस्तान में, या इससे रिलेटेड और बहुत सारी मिथ्स हो सकती हैं। तो आपको बताते चलें, एक्सट्रीम कॉमर्स एक पाकिस्तानी इनिशिएटिव है जिसके फाउंडर हैं सनी अली, हमारे साथ वो मौजूद हैं। और इन्होंने बेसिकली यही पर्पस ऑन अपने ज़िम्मे लिया है। ही हैज़ अ कम्युनिटी, अ वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ 60,000 पीपल। और ये आमतौर पर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ये बाकायदा कोच करते हैं कि अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह सेल किया जा सकता है। और ये वन ऑफ कोचिंग या इंट्रोडक्शन नहीं होती, दिस इज़ एन ऑन गोइंग कोचिंग कि एक दफ़ा आप वहाँ पे पहुँच भी जाएँ तो क्या आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, उनके साथ एक रिलेशनशिप बना सकें, एंड यू कैन हैव अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मॉडल। सो आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ख़ास तौर पे क्योंकि इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को वायबल कैसे बनाया जाए। आप जानते हैं कि अमेज़ॉन पे पूरी दुनिया से एक ही अगर कैटेगरी को भी आप पिक करें, सो देयर सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल, किस तरह उसमें अपनी एक मुनफरिद पोजिशनिंग इंसान बना सकता है, दैट्स द की क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क हिम। सो लेट्स वेलकम हिम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सनी, thank you very much for being here. Sunny, this is an initiative that you took around 3 years back, 2 years back. 3 years back, 3 साल पहले। तो उस वक्त तो और एम्बिग्विटी थी, लोग यही समझते थे कि शायद अमेज़ॉन पे अगर हम बहैसियत कंज्यूमर्स भी जाएं तो हमें नज़र आता था कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान डिलीवर नहीं की जाती। तो क्या आपने इनिशियली जब लोगों को कहा कि दे कैन पुट देयर प्रोडक्ट्स देयर, सो वर दे वर्किंग एज इंटरमीडियरीज, यानी जिसको कहते हैं कि मिडल मैन की तरह के अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनकी तरसील पाकिस्तान मुमकिन हो, वॉज दैट योर फोकस? अभी भी पाकिस्तान से आप अमेज़ॉन का अकाउंट ऑफिशियली नहीं खोल सकते। सही। ना आप पेपैल खोल सकते हैं। और 2017 में जब मैंने ये बोलना शुरू किया था कि हम अमेज़ॉन का अकाउंट खोल सकते हैं, पेपैल खोल सकते हैं, ये उसके तरीके हैं, तो उस वक्त लोगों के लिए बहुत हार्ड था इस बात को मानना। जी। और हमारा पर्सपेक्टिव था नॉट बाइंग, सेलिंग। राइट।
अगर आपने अमेज़ॉन पे बाइंग करनी है, आप पाकिस्तान से अभी भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और जो चीज़ आपको पसंद है वो खरीदें, वो पाकिस्तान शिप कर देंगे आपको। बाइंग इज नॉट एन इशू, सारा प्रॉब्लम सेलिंग का। अच्छा, सेलिंग में क्या क्या हर्डल्स हैं सनी? व्हाट आर द रीजंस के अमेज़ॉन जब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, आई एम श्योर के बाइंग के हवाले से ही बहुत सारे लोग जब जाते होंगे, दे हैव द डेटा, सेलर्स के लिए हर्डल्स क्यों हैं? पाकिस्तान के सेलर्स को अमेज़ॉन ने अलाउ किया था 2011-12 तक किया था, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट जल्दी सस्पेंड हो गया क्योंकि पाकिस्तानी सेलर्स जो हैं वो अमेरिकन कस्टमर सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाए। ओके, तो वो अमेज़ॉन पे सरवाइव नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, लैक ऑफ इसके लिए नॉलेज कोई की वजह से। इंस्टीट्यूशनल या पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स वी हैव बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं, फेडरेशन की बात की जाए, चेंबर्स की बात की जाए, दे वुड ऑल वांट टू गो द ई कॉमर्स वे। क्या वो कुछ वजन डाल सकते हैं ताकि इस राह को हमवार किया जा सके? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। मैं भी लगा हुआ हूँ, मेरी भी जेफ बेजोस की टीम के साथ कम्युनिकेशन चल रही है टू ट्राई टू इनेबल अमेज़ॉन फॉर पाकिस्तानी सेलर्स। इस वक्त अगर आपसे मैं डेटा के हवाले से पूछूं, जो लोग आपसे कोचिंग ले रहे हैं, मुझे बताया गया अराउंड 200,000 पीपल आर गेटिंग कोचिंग फ्रॉम यू। इनमें से कितने इस वक्त सक्सेसफुल एंड एक्टिव सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे? इस वक्त हमारे पास 1000+ एक्टिव अमेज़ॉन के सेलर्स हैं। Okay. ये वो हैं जिनको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे पाकिस्तान के अमेज़ॉन सेलर्स को काउंट कर लूँगा तो प्रॉब्ली देयर आर 2000+ अमेज़ॉन सेलर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड दे आर डूइंग $300 million पर ईयर। और आम तौर पे जो तासुर जहन में आता है कि ये इट्स अ बिग बॉयज़ गेम, क्या आप कह रहे हैं कि ये तमाम सेलर्स बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट, बड़ी सरमायाकारी के साथ इस पॉइंट तक पहुँचे हैं? टिपिकली यस। ओके, लेकिन जो मैंने आके एक इकोसिस्टम क्रिएट किया था पाकिस्तान में, वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पावरफुल तरीन इकोसिस्टम है। एक यंग लड़का 25 साल का बगैर पैसों के वो स्टार्ट कर लेता है ये बिजनेस। उसकी वजह यह है कि मैंने पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंगेज किया इसके अंदर। सही। तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम क्रिएट किया मैंने, जिसमें फंडिंग जो है वो अवेलेबल है। मैं खुद बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। मैंने $1 million अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट, तो मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एंड देन एज एन इन्वेस्टर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर? इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो जो अगर सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, क्या ये वॉल्यूम्स की गेम है, यानी आपकी यूनिट प्राइस कम होनी चाहिए, या आप कहेंगे कि पाकिस्तानी सेलर्स के लिए इस वक्त ज़्यादा फॉर्मिडेबल बात ये होगी कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को यूनिक प्रोडक्ट्स लेके अपनी यूनिक पोजीशनिंग बनाएं? व्हाट काइंड ऑफ सेलर्स आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट? ये वॉल्यूम की गेम है। वॉल्यूम की गेम? जी वॉल्यूम की गेम है। और चाइना से, पाकिस्तान से जब हम कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो हम कोई 5, 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे। हम स्टार्टिंग हमारा होता है 2000 से 3000 यूनिट खरीदे जाते हैं। ठीक है। और उनको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। फिर अमेज़ॉन उनकी पिक, पैक, शिप, रिटर्न सब अमेज़ॉन खुद हैंडल करता है। तो एज अ सेलर, पाकिस्तानी सेलर, उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के पहले पेज तक कैसे पहुंचाना है। राइट। वो सारी जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो हमारी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप मैं समझ सकती हूँ वो ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए। इट शुड बी क्लैरिफाइड, जो कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जहाँ हम देख रहे हैं कभी गैस की किल्लत, कभी पॉलिसीज की चेंजेस, क्या ये करना मुमकिन भी है सनी? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेचना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इनफैक्ट पाकिस्तान से एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना इस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है ऑनलाइन सेलर्स के लिए। गवर्नमेंट ने 17% GST लगा दी है और वो कहते हैं कि जब तक ये सामान आपका बायर हमें पैसे नहीं भेजेगा या आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली बायर तो है ही नहीं, हमारा ही सामान है, हमारे ही अमेज़ॉन के अकाउंट में जा रहा है। सही। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि कहाँ है बायर। अब हम उनको कहते हैं हम ही बायर हैं। अभी तो हम सिर्फ अपनी दुकान तक पहुंचा रहे हैं। हम तो अपनी दुकान तक इसको आसान बनाने के लिए आपका बायर इस वक्त मौजूद नहीं है। इसको ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के अंदाज में समझना मुमकिन नहीं होगा। आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार है जिसको आप आलमी मंडी तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर वहां से बायर इसको पिकअप करेगा और फिर पैसे आएंगे। तो इसमें कितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स इस बात को समझने के लिए? क्योंकि देखिए, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस करने का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। अभी कोई पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं है। इनफैक्ट इतना टफ हो गया कि
मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मेरे जितने भी सेलर्स हैं, उन सब ने पाकिस्तान से सामान लेना बंद कर दिया है। अब वो चाइना शिफ्ट हो गए, तो वो चाइना पेमेंट भेजते हैं, सप्लायर सीधा 15 दिन के अंदर 16 दिन के अंदर सामान अमेज़ॉन के अकाउंट में पहुंचा देता है। सो इफ़ वी डोंट एक्ट नाउ सनी, अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स इसका फौरी तौर पे इस पर काम नहीं करते, इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ नहीं करते, ऑलरेडी वी फील दैट द वर्ल्ड इज़ क्लोजिंग अप, हम इम्पोर्ट्स को कम करना चाहते हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अगर इस वक्त कोई रद्दोबदल पॉलिसी में ना की गई तो 5 साल बाद आप क्या सिनारियो देख रहे हैं? 5 साल के बाद ये होगा कि ये पोटेंशियल जो 1 से 2 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ सब पाकिस्तान में, 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं, और ये पाकिस्तान से नहीं हुई है, चाइना से हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने ही नहीं दे रही हम लोगों को। आई मीन उनकी पॉलिसी ऐसी जो है। आपकी कनेक्टिविटी है, जो हम हमेशा कहते थे ना कि पहले पाकिस्तान को आलमी मार्केट से कनेक्ट कीजिए, सो दैट अगर आपका एक ज़बरदस्त आइडिया है या प्रोडक्ट है, अभी तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम अपना जो एडवांटेज है उसको लेके ही नहीं जा पा रहे मार्केट में। अमेज़ॉन है नहीं अकाउंट, पेपैल पाकिस्तान में बन नहीं सकता, एक्सपोर्ट बंद है हमारे लिए, सोर्सिंग महंगी है, प्रोडक्शन महंगी है, तो एंड पे सरवाइव भी करना है। तो अब मेरा सॉल्यूशंस बताइए कि क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन ये है कि आप एक्सपोर्ट ही ना करें, रियली जी भूल जाएं एक्सपोर्ट को। सॉल्यूशन ये है आप ट्रेडिंग सीखें। ओके, आप दुनिया के एक मुल्क से सामान उठाइए, दूसरे मुल्क में बेचें, पैसे पाकिस्तान लेकर आइए, ये है सॉल्यूशन। हम लोग इमोशनली बहुत टच्ड हैं इस बात पे कि बस हमने एक्सपोर्ट करनी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट बाहर बेचनी है, नहीं हो रही कोई बात नहीं, ट्रेडिंग सीख लें, मैक्सिको से सामान खरीदें, अमेरिकन को बेचें, बल्गेरियन से सामान खरीदें, जर्मन को बेच दें। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर देखा भी जाए, अगर पिछले 10 सालों में वैल्यू एडिशन तो वैसे भी हम बहुत कम कर रहे थे, तो इन अदर वर्ड्स हमारे लिए जब एनवायरनमेंट साजगार था तो पाकिस्तान में बैठ के ट्रेडिंग की जाती थी, अब इसको एज अ थर्ड पॉइंट डेस्टिनेशन समझ कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। इज दैट द सोल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग? जी, करेक्ट। तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कीजिए, एक मुल्क से सामान उठा के दूसरे मुल्क में अमेज़ॉन पे बेच दें, कोई बात नहीं, चाइना से लेना पड़ रहा, आप क्या करें, मजबूरी है, खरीद लें चाइना से, कोई बात नहीं, पैसे तो पाकिस्तान आ रहे हैं ना एंड पे। अच्छा, मुझे आखिरी लिंक आपसे ये पूछना सनी, जब हम बात करते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेडिंग मॉडल को लोगों ने उठा भी लिया, मिसाल के तौर पे किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सोर्स आउट चीजें कर दी, हाउ विल द मनी कम टू पाकिस्तान? ये भी अच्छा सवाल है। हाँ जी। अभी तो ऐसा हो नहीं रहा। ओके। उसकी वजह ये है कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वो कहते हैं अगर हम पाकिस्तान में पैसे ले आए तो गवर्नमेंट इस पैसे को बाहर जाने नहीं देती बाद में। बिल्कुल। इनफैक्ट चाइनीज सप्लायर को आपने इनवॉइस पे करनी है, ये मेरे 500 यूनिट हैं, 2000 यूनिट हैं, अमेरिका पहुंचा दो, तो वो गवर्नमेंट वो पैसा बैंक निकलने ही नहीं देता, तो सेलर्स की, ऑनलाइन सेलर्स की मजबूरी बन गई कि पैसा बाहर ही रहने दो। यानी एक रिस्की मार्केट के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आज सनी को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि जो लोग अथॉरिटी फिगर्स हैं वो इस बात को समझें कि दुनिया में अब तिजारत करने का, ट्रेड करने का जो तरीक़ेकार है वो बदलता जा रहा है। अगर लोग ये सोल्यूशन निकाल भी लेते हैं कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बाहर ले जाना आपने इतना मुश्किल बना दिया है, तो चलो जी बाहर की चीज़ों से ट्रेड कर लें, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो सारा वर्बेटम है, सारा डिस्कोर्स है, वो इस बात पे कि मुल्क की लूटी हुई दौलत जो बाहर चली गई वो वापस लेके आए। आर यू रियलाइजिंग कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके आप जो पैसा हक तरीके से, सही तरीके से पाकिस्तान में कमाया जा सकता था उसको भी बाहर भेज रहे हैं? जी बिल्कुल, राइट। और उसके लिए आने के जो तरीके हैं वो खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सनी फॉर बीइंग हियर एंड कुडोज टू यू एंड योर टीम फॉर एटलीस्ट रेजिंग दिस इशू, और उसके ऊपर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आज के सेगमेंट के थ्रू ये आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां से कुछ अच्छाई की उम्मीद हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ ही लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और मेरी शेर व शायरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे एक शेर का मफहूम बहुत अच्छा है ना, कि कहा जाता है कि याद माजी अजाब है, या अल्लाह मेरा हाफजा मुझसे छीन ले। कुछ लोग दुआ ये करते हैं कि जो तकलीफ दे यादें होती हैं उनसे छुटकारा किसी तरह मिल सके, लेकिन एट द सेम टाइम अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये बड़ी रियलिटीज़ हैं और बड़ी तकलीफ दे हैं कि माँ बाप को अपनी औलाद याद ना रहे, या सिंपल फंक्शंस, अपने बालों को ब्रश करना, कपड़े पहनना, सांस लेना, चलना,
चलना आप ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगें। और मुझे हमेशा याद आती है मुफ्ती नूर रहमानी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कहने कि अल्लाह ताला की हमें हमारे बग़ैर मांगे हमें नेमतें दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नेमतें फिर हमसे छिनती चली जाती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर ये अमल शुरू होने लगा है आपकी लाइफ में, और पहले तो कहते थे ना कि बड़ा बुढ़ापा आ गया है, सटिया गए हैं, तो आप भूलने लगे हैं चीज़ें, लेकिन आज अगर आप देखें कि स्ट्रेसेस की वजह से अपनी ज़िंदगी को हमने जितना मुश्किल बनाया है, उसकी वजह से 30 साल से ऑनवर्ड ही लोग भूलने के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। अब इसका कोई नेचुरल तरीका है या नहीं इसको सॉल्व करने का? मैं हमेशा बिलीव करती हूँ नेचुरोपैथी पे। आज भी हमने जब शुरुआत की प्रोग्राम की तो साइड इफ़ेक्ट्स, ज़रा प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आज हमने बात की थी अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ज़रा बात करते हैं कि अपनी याददाश्त को अगर तेज़ बनाना हो और भूलने के मर्ज़ से अपने आप को रोकना हो, एजिंग का प्रोसेस जिसको कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? एंड वी हैव द वन एंड ओनली योगी वजाहत टू हेल्प अस विद दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आपको बात भूलते हैं कभी? बहुत भूल जाते हैं, और ये बड़ी नेमत है भूलना भी। वो जो शेर है ना वो है जी याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जी बिल्कुल। मैं इसको कहता हूँ याद माजी तोहफा है यारब, रहने दे हाफजा मेरा। ये जो यादें हैं यही तो हम हैं, अगर ये निकल जाएंगी तो फिर क्या होगा? सही। लेकिन दो चीजें हैं ना, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो कभी नहीं जाती है हमारी मेमोरी। लेकिन आपको पता है जितना मैंने स्टडी किया है, आर्टिकल्स वगैरह में देखा है, कहा जाता है कि इंसान की एवोल्यूशन क्योंकि इस तरह से हुई कि हम पहले बड़े गैर महफूज दौरानिया से गुजरे थे कि कोई दरिंदा आपको खा सकता था, कहीं से कोई आफत आ सकती थी, आप जंगलों में सर्वाइव करते, तो वो बड़े अरसे तक इंसानी जो जहन है वो ट्रेन फॉर सर्वाइवल है। तो हमें जो बुरी मेमोरीज होती हैं वो हम अपने जहन को ट्रेन कर लेते हैं उसको याद रखना। ये सही है बात? बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक बहुत गहरी बात की आपने। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सर्वाइवल। यही हमारी एक चीज़ है ना, जिंदा रहने की काविश। तरक्की भी इसीलिए कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल भी रहे हैं, अपने घर को भी बेहतर बना रहे हैं, गाड़ी भी मजबूत ले रहे हैं, तो कपड़े ये वो सब कुछ क्या है? हमारी ज़िंदगी को बेहतर महफूज गुजारना, ये इंसानी फितरत है। लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास चीज़ें आसानी से आने लगी, उसके पास कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि यार ये सारी चीज़ें तो मेरे पास आ गई, अब खुशी ढूंढना लगता है। वो चीज़ों में तो दायर पे मसरूफ़ हो जाते हैं ना, ये अब मिक्सचर बनता जा रहा है। और हम जब देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ ही नहीं होती जो हमें खुश कर सके, हमारी यादें हमसे भूल रहे हैं, हम हमारे दोस्त हमसे चले जाते हैं। मैं अभी एक जगह था और मैं सीनियर सिटीजन के लिए पिकनिक का एहतमाम करता हूँ। जब मार्च में मेरी सालगिरह होती है ना, तो मैं सालगिरह मनाता हूँ सीनियर्स के साथ, तो फ्री ऑफ चार्ज उनको लेके जाता हूँ। वो जो सिंगल होते हैं, तो जो इनका पार्टनर नहीं है, मैं उनको ढूंढता रहता हूँ पूरे साल। फिर हम जाके जाते हैं। जब वहाँ गए तो हमने देखा दो चीज़ें उनके लिए बड़ी खतरनाक थी। एक तो ये शिकायत, कोई सुनता ही नहीं मेरी। बार बार बच्चों को कहता हूँ, वो कहते हैं अब्बू आपने तो 10 दफ़ा ये बात बताई। अरे मैं 11 दफ़ा भी बता दूंगा। सेकंड क्या है? फेयर ऑफ डेथ, क्योंकि वो खबरें आ रही होती हैं, मेरा दोस्त चला गया, ये चला गया, वो चला गया, तो कहते हैं अब हम चले जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको जो खौफ है उसमें आपको पता है कि आपके साथ कौन देता है? कहता है, मैंने कहा मेमोरी। ये जो आप भूल रहे हैं ना, तो बहुत से दोस्तों को आप वैसे ही भूल चुके हैं। अगर वो भी याद रहते तो नंबर बढ़ जाते। लेकिन आप ये बताइए योगी वजाहत कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे ग्रीफ अगर भूल जाए, मिसाल के तौर पे कोई गम बहुत ताज़ा है, आपके वालिदैन के चले जाने का गम, आपके पार्टनर के चले जाने का गम, इमीडिएटली आफ्टर आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल होता है, आंखों से आंसू नहीं रुकते, हर चीज़ में याद आती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने वो जो मरहम रखा है कि आप भूल जाते हैं या अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, वो हमारे लिए अहम है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब इंसान को मौका मिलता है अपनी पुरानी यादों को रिविजिट करने का, साइंस ये कहती है कि हम गिल्ट में, शेम में, तकलीफ दे मेमोरीज में ज़्यादा जाते हैं बजाय इसके कि हम अच्छे वक्तों को याद करें। तो अपने जहन को कैसे ट्रेन किया जाए कि जो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनका ज़्यादा सोचा जाए? आपने वही बात जो कही उसी की मैं दोबारा तारीफ करूँगा। आपने सही कहा, हमारी यादों में पुराने हालात जो हैं, जो हमें तकलीफ दे हालात हैं, वो हमारी मेमोरी में रहते हैं। देखिए हमारा ब्रेन दो हिस्सों पे है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और सबकॉन्शियस जो है वो कुछ नहीं करता, वो जो उसको आप देते हैं वो ले लेता है। जब हम हादसाती तौर पे किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें हमें सर्वाइवल करना होता है, तो जो स्ट्रैटेजी और वो जो पेन गुजरा है उसकी वजह से जो हमने स्ट्रैटेजी की, वो इतना ईजीली हमारे सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाता है कि उसको कॉन्शियस रोक भी नहीं पाता। सही। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब बच्चे सो रहे हो ना, वालिदैन लड़ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि बच्चा सो रहा है, उस वक्त उसका ब्रेन बिल्कुल ओपन होता है,
हर चीज़ ट्रांसफर हो रही होती है उसके सबकॉन्शियस में। बच्चा उठने के बाद वैसी बातें करता है जैसे अब्बा बात कर रहे थे। अच्छा, ज्यादातर बच्चे उसी तरह लड़ते झगड़ते हैं अपने बहन भाइयों से। और हम अक्सर कह रहे थे ये बच्चा है, इसको क्या पता, तो जाग रहा है या सो रहा है। बिल्कुल, बट ओपन, तो जब आदमी प्रॉब्लम में होता है ना तो उसका सबकॉन्शियस बहुत वेग होता है। इसलिए हमारी मेमोरी ज्यादातर उन हालात से बनती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड हमें सर्वाइवल के लिए मसरूफ था और सबकॉन्शियस बिल्कुल अवेक था। अगर हम बच्चों को ये ट्रेन कर लें, अपने आप को ट्रेन कर लें कि जो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ इसमें मेरी पूरी तवज्जो रहेगी, इसका सबकॉन्शियस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा, और साथ साथ आप ये देखिए कि अक्सर लोग बहुत सारे माजून आपको सेल कर रहे होते हैं, बड़े सप्लीमेंट्स बताते हैं इससे मेमोरी शार्प हो जाएगी, बच्चों को भी आप देने की कोशिश करते हैं उनके एग्जाम से पहले। मुझे हमेशा ये बड़ी फ़नी बात इसलिए लगती है कि हम बादाम, माजून, दूध चीज़ें खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है अगर आप अपनी मेमोरी को, अपनी ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो है स्लीप। हम नींद पूरी नहीं करते और ये एक बड़ा अहम पहलू है। मैं चाहूंगी कि आप उसकी अफादियत, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर बताएं। बहुत अच्छे किया, क्योंकि वक्त भी कम होता है तो मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट रहूं। लेकिन आपने मेरी जो मुझे सोच के आया था, एक तो ये शेर मेरे ज़हन में पहले से था जो आपने पढ़ दिया, बर्बाद किया। ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए। याददाश्त किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट से होती है। अगर मुझे कोई चीज़ मेरी इंटरेस्ट है ना और मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ, वो मुझे याद रहेगी। अगर मैं उसको रिपीट नहीं करता और उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे याद नहीं रहेगी। जबकि हर आदमी को अपनी काम की चीज़ याद रहती है। ऑक्सीजन जब हमारे पास प्रॉपर नहीं होती तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है। हमारा ब्रेन का मोर देन 20% ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। जब आप सोते हैं आपकी बॉडी काम नहीं करती एंड देन बहुत अच्छी ऑक्सीजन ब्रेन को मिल जाती है, यानी बाकी ऑर्गन्स थोड़े शटडाउन पे, सेफ मोड पे होते हैं, तो उसमें आपको मिलती है। हम योगा में इस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान मुद्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान मुद्रा जो है मेमोरी को तेज करता है, गुस्से को कम करता है। प्रेशर पॉइंट्स है ना? हाँ, प्रेशर पॉइंट भी है, लेकिन हम इसको ज्ञान मीन्स नॉलेज, तो ये जो ज्ञान मुद्रा है इसको यूं शहादत की उंगली को अंगूठी से टच करते हैं। अब इसमें मसला ये है कि ये जो हाथ है ना, इसको आराम से रखना है। मैं दिखाने के लिए यहाँ रखता हूँ। अक्सर मुझे लोग बताते हैं सर हाथ बड़ा दुख गया जब नहीं देखिए। हाथ नहीं दुख रहे हैं, इसको नीचे रखना है। हाँ। आराम से। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि ये पता चले कि भाई नीचे रखना है। एक तो ये करें। उससे एक बड़ी अच्छी चीज है डीप ब्रीदिंग। जब आप वेरी गुड, थैंक यू सो मच। गहरी सांस लें और सांस लेने के बाद अगर इसका फार्मूला है एक्स, एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक मेरे ख्याल में दिस इज़ द काइंड ऑफ टॉपिक जो एक स्टोरी ने, एक पाकिस्तान के पॉपुलर ड्रामे ने इस समाजी इशू को, सोशल इशू को हम सब के सामने लेके आया। यानी अक्सर एक सोसाइटी में ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो होते हुए भी, हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम उनको अनदेखा करते हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग स्टोरी के ज़रिए आपके सामने वो लाया जाए तो अब उसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ मेरे पास तुम हो, जो कि मेरे ख्याल में अगर आप किस्त लाइव मिस भी कर देते हैं तो या तो आप उसको यूट्यूब पे देखते हैं, आपको व्हाट्सएप तक उसके क्लिप्स मिल जाते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पे तो आपको उसकी मीम्स मिल जाती हैं। जो इस पॉइंट पे जहाँ पे कहानी इस वक्त मौजूद है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है जो सबके सामने रखा गया है कि अगर एक पार्टनर आपका चीट कर रहा है, अनफेथफुल है, बेवफाई कर रहा है, तो क्या उसको माफ़ कर देना मुमकिन है या नहीं। अब इसके अंदर जो दूसरे ज़ाविये हैं वहाँ नहीं चाहेंगे कि शादी में अगर तलाक हो जाए तो रुजू की गुंजाइश है या नहीं। आवर क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपको ये पता चले कि जो भी आपका कॉवेनेंट है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि टू पीपल व्हेन दे कमिट टू ईच अदर, स्पेशली इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, कि अब दिस इज़ गोइंग टू बी अ मोनोगमस रिलेशनशिप, पूरी दुनिया को पता है इट्स नॉट एन ओपन रिलेशनशिप एंड नॉट एन एलिजिबल बैचलर, लेकिन फिर भी आजकल की दुनिया में हम ये देखते हैं कि चाहे वो इमोशनल लीनिंग हो या एक्चुअल फिजिकल अट्रैक्शन हो, पीपल डू एक्ट ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स। फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जितनी सोसाइटल रिपोर्ट्स हम तक पहुंचती हैं वो ये कहती हैं कि जी आदमी की तो साइकोलॉजी यही है, ही इज़ बोर्न टू बी अ कॉन्करर, वो कॉन्क्वेस्ट की तलाश में रहता है। इन अदर वर्ड्स हम जस्टिफाई करते हैं कि आदमी कभी मोनोगमस नहीं हो सकता, और हो सकता है वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हुए अगर किसी के साथ अपनी शादी के होने के बावजूद इन्वॉल्व होता है तो उससे शादी कर लेता है। फिर उसको हम मज़ीद जस्टिफाई करते हैं कि जी ये तो उसका शरई हक है। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट अबाउट दैट इंटरिम पीरियड,
जब आप अपनी बीवी को बताए बगैर, इफ़ यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी, आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उसको कोर्ट कर रहे हैं, उस दौरानिए को आप क्या कहेंगे? क्या वो बेवफाई नहीं है? और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो इस कहानी ने किया कि सिनेरियो को अगर पलट लीजिए, अगर यही अमर एक खातून करती है तो फिर क्या हमारा जाविया, हमारे वही तमाम कवानीन कि जी माफ़ कर दो, रुजू कर लो, घर बचाओ, बच्चों का सोचो, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, माफ़ी मांग रहा है, नादिम है तो उसको, क्या ये ख़वातीन पे और उस हाउस होल्ड पे भी लागू होता है या नहीं? इस पे हम बात करेंगे। सेंसिटिव टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन मोहतात अंदाज में इसको लेके चलेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमें कॉल कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं। यकीनन जो मेरा पैनल है, इट्स अ वेरी वेल वर्स पैनल, वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ एज, ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउटलुक ऑन इट। तो लेट्स सी कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले डॉक्टर आरिफ बिहार अली, वी ऑल्सो हैव नाइला अंसारी साहिबा, मायनाज प्ले राइट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस पलबशा याया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। थैंक यू सो मच। नाइला जी, अगर आपसे आगाज करूँ, बहुत सारे लोगों ने, बिकॉज यू आर अ प्ले राइट योरसेल्फ, बड़े चुपते हुए इश्यूज उठाए जा रहे हैं आजकल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, रेप को उठा रहे, डोमेस्टिक वायलेंस एंड नाउ अनफेथफुलनेस। सबसे पहला सवाल, क्या इस तरह की कहानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द होती तो हैं, मेन स्ट्रीम टेलीविजन ड्रामों का हिस्सा बननी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम ही तो हैं जो एक राय कायम करवाते हैं जी, लोगों को इस एक तरह से एजुकेट करते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू आवर ड्रामास दीज डेज एजुकेशन का उन्सर जो है वो काफ़ी कम हो गया है जी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यस, ये चुपते हुए जो भी मौज़ूआत हैं, इन पर न सिर्फ ये कि हमें लिखना चाहिए बल्कि बात भी करना चाहिए। क्या इनको ये मज़ीद बढ़ावा देते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें लगा कि बिल्कुल मुशाबहत जो किडनैपिंग की थी वो एक पॉपुलर ड्रामे जैसी थी। तो लोगों के जहनों पे क्या असर पड़ रहा है आपके ख्याल में? नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हम इन चीज़ों को? नहीं, रुस्वाई जो है वो ड्रामा वो मैंने ही लिखा है, और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये आया था कि बिल्कुल इसी तरह से अगवा हुई थी, किडनैपिंग हुई। तो अगर तो अगवा तो ऐसे ही होता है और कत्ल भी जैसे किया जाता है वैसे ही होता है। अब हमने दिखा दिया उस तरह से, और रुबीना अशरफ को सारा इसका क्रेडिट जाता है द वे शी डिड इट। लेकिन क्या ये वाक़यात नहीं हो रहे हैं? ये हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने रुस्वाई में ये लिखा है कि एक तो रेप होता है और एक सेकंड डिग्री रेप होता है जो मुआशरा हमारे सर्वाइवर या विक्टिम का करता है। तो इट्स अ टॉपिक, आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिवली रिटन प्ले। कुडोस टू यू। मैं भी आखिरी किस्त भी देख रही थी एंड आई वाज टॉकिंग टू माय मदर कि बिल्कुल सही, जब हम सेकंड डिग्री रेप की बात करते हैं तो हम चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम उसकी पेन, उसकी तकलीफ से ही रिलेट नहीं कर रहे। हम उसको रबड़ से मिटा देना चाहते, कहते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट मूव ऑन विद लाइफ, व्हिच इज इम्पॉसिबल बिकॉज उसकी जिंदगी बदल गई है। खैर जी, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। आरिफ, व्हाट डू यू थिंक? की क्वेश्चन, चीटिंग पार्टनर, अनफेथफुल पार्टनर। अभी हम लेवल्स ऑफ चीटिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक होती है कि भाई छुप के शादी ही कर ली, एक होती है चीटिंग के जी जो फेसबुक का इनबॉक्स है उसमें काफी चीटिंग हो रही है लेकिन आपको पता ही नहीं है, उसका हस्बैंड सामने भी बैठा हुआ है, रोज 5 बजे घर भी वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है, पहले तो मैं अक्सर देखती हूँ कि कपल्स में डिनायल मोड चलता है ना। पहले जो चीटिंग पार्टनर होता है वो दूसरे को गैसलाइट करने की कोशिश करता है, उसे कहता है तुम पागल हो, तुम शक्की हो, तुम बुरी हो। तो वो जो डिनायल फेज है वो अपने ही शेम और गिल्ट से, यानी एक तरह से ही नोज के व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग। फिर एक पॉइंट आता है जो वो कहता है धड़ल्ले से, हाँ भाई है तो है। वेयर डू यू सी कि इसमें माफ़ी की गुंजाइश, या जो पार्टनर बेचारा पहले इस तकलीफ से गुजर रहा है कि उसको डिनाई किया जा रहा था, फिर बात खुल के एविडेंस उसके हाथ में आ जाता है कि नहीं जी ये तो हो रहा था। ओके, सो मेरे हिसाब से, दैट्स माय ओपिनियन, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जैसे योगी भी बात कर रहा था कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। सो आई थिंक सो हम कभी भी रिलेशनशिप को बचाने जाते हैं, ठीक है। इन माय ओपिनियन वी शुड फॉरगिव, ठीक है। बट इसके बाद आप उस हजरत या खातून के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, डिपेंड्स कि आपने रिलेशनशिप पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। यू डोंट फॉरगिव फॉर हिम और हर, आप माफी देते हो अपने लिए, क्योंकि वो चीज, और ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, रीफ्रेमिंग की हमने लास्ट टाइम बात की थी।
होता यह है कि अगर आपने उसे माफ नहीं किया, ठीक है, वो आपके दिमाग पे इतना सवार होता है, और आपने जैसे अभी ड्रामे का नाम लिया, मैंने उसकी कुछ झलकियां देखी हैं, थोड़े मीम्स देखे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी पूरी लाइफ डिसअरे में चली जाती है, ठीक है ना। यू लॉस्ट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, क्योंकि जिस चीज को आप रियल मानकर अपनी जिंदगी का फाउंडेशन मानकर चले थे, अब सडनली इट्स अ लाई। जब आप एक झूठ पकड़ते हैं ना, जब आपको पता चलता है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, बेवफाई की है, तो आप क्वेश्चन करने लगते हैं वो सारा अरसा जो आपने उसके साथ गुजारा है कि शायद कुछ भी सच नहीं था, सभी झूठ बोले थे तुमने। लेकिन बलबशा, एक जो बड़ा कॉमन, अगेन ड्रामों से बोरो कर रही हूँ, एक जुमला कहा जाता है कि अगर कोई किसी रिश्ते में एक तीसरा बंदा आ गया है तो स्पेस तो पहले ही थी। अभी आरिफ यहाँ पे रिश्ता बचाने की बात करते हैं, उन्होंने कहा वो रिश्ता तो कब का खत्म हो गया था, दैट इज व्हाई अ थर्ड पर्सन पैराट्रूपर की तरह उसमें कूद पड़ा। क्या आप इस पे यकीन रखती हैं? डू यू एग्री विद दिस? मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में, अगेन बिकॉज इट्स सच अ सेंसिटिव एंड टची टॉपिक, आई थिंक यस, अगर आप रिश्ता खत्म हो चुका नहीं, इट्स नॉट लाइक खत्म हो गया, बट देयर वाज सर्टेनली अ कम्युनिकेशन गैप, या कोई अटैचमेंट इश्यूज थे, या कहीं, बिकॉज आप अगर चीट कर रहे होते हो तो एक तो फितरतन लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं चीट करना, जो ग्लैमराइज भी करते हैं अपने दोस्तों के सामने, कहते हैं यार देखो मैं इसको कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ, या मैं कैसे बेवकूफ बना रही हूँ इसको। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिड कपल, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। देन इट्स डेफिनेटली मोर अबाउट के आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी और आपने एज अ सब्स्टिट्यूट किसी के पास गए, शायद जस्ट टू वेंट आउट, बट आपका एक इमोशनल कनेक्शन उस बंदे के साथ ज्यादा अच्छा बन गया, बिकॉज आप इतने अरसे से दूसरे अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ रह रहे थे, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई, अब आपको वो जिंग चाहिए, वो स्पार्क चाहिए। So you're doing this. There's always that novelty, ना? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आपका रिश्ता, शादी मिसाल के तौर पे, when you have kids together, या आप एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, तो लोग एक दूसरे की बुरी और अच्छी आदतों से वाकिफ होते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी को ये भी अच्छा लगता है, now I can be whoever I choose to be. इसके साथ I can recreate myself. Arif, do you think that's also a pull? Oh yes, oh yes. So you asked me about a snapshot कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे there is a huge, like there are various dimensions. हम पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अक्सर देखें जिन खवातीन को, मैरिड बीवियों को ये पता चलता है कि हस्बैंड चीट कर रहा है, उनका पहला, चाहे गुस्से में, नायला जी, रिएक्शन ये होता है, कहता है कि हाँ अभी तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी बीवी बन के देखो तो तुम्हें इसकी रियलिटी पता चलेगी। ये क्या फर्क होता है? एज अ मैन ट्राई टू टेल अस कि गर्लफ्रेंड को ट्रीटमेंट फर्क मिलता है, उसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, ओपन माइंडेड भी होते हैं, और बीवी को चित्रौल हो रही होती है। अच्छा, इस पे so sad for him. अब you have to defend the man. I'm sorry. नायला जी भी इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताइए। Help me out over here. Man's point of view. Okay, so if you ask as a man, take, I'm not generalizing stuff. If you ask me, हमें सिखाना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सिखाना चाहिए कमिटमेंट, हमें सिखाना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। ये तीन अल्फाज अंग्रेजी के सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाएं और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, हमें अफेयर करना जो है ना, बड़ा पॉपुलराइज कर दिया गया है इन एवरी सॉर्ट ऑफ मीडिया। ठीक है, सो पीपल हैव अ पुल टुवर्ड्स इट कि यार करके देखते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। एंड अगेन, जब पहली बार मोहब्बत हुई थी तो एक अलग जोन में एक हजरत या खातून चल रही होती है, दे वांट टू रिक्रिएट दैट एज वेल। तारीफ कर रहा है कोई, आपको अटेंशन दे रहा है, ये वो कमियां होती है जो आप फील कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो इंस्टिंक्टिव रिप्लाई है वो उसको डिनाई करता है। नायला जी, अगर तो आपकी नीड पूरी हो रही है और आप तमाम तरह आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं कि जी मैं खुश नहीं था, मुझे देखो दूसरे से सब कुछ मिल रहा है, पहले डिनाइल में लोग क्यों जाते हैं? पहले इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों तकलीफ होती है कि हाँ सॉरी यू नो? ये आई थिंक एक तरीक़ाकार है, और ये हर मर्द या मोस्ट ऑफली हर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी तकलीफ दे रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। बाय एनी डिफॉल्ट, चाहे आपको पता हो ना पता हो, किसी भी लेवल की चीटिंग आपको तकलीफ ज़रूर देती है, बिकॉज दैट सैक्रेड
covenant of your relationship, of your partnership has been broken. यानी एक बंदे ने उसको trespass कर लिया है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है but to accept it, but to move on. आज के इस प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या, और माफ़ी के लेवल तक तो आप बाद में पहुंचते हैं, पहले जो आपका गुस्सा है, जो आपकी तकलीफ है, उसको प्रोसेस कैसे करें. एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी, राजा साहब है. जी, क्या कहना चाहेंगे साहब साहब? बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, बैलेंस पे आपके बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया. और यकीन करें कि इस माशरे में इस तरह की चीजें डिबेट होनी चाहिए. जैसे हम सोशल मीडिया पे हर चीज दिखा रहे हैं, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये अगर चला रहा है तो उसको बताएगी. बिल्कुल. तो मैम इस सारे इशू में हमने दानिश और महविश को तो देखा है जी, और उसके बाद हमने एक ड्रामे में एक मतीन साहब थे सही, जो फोर्थ हो गए जी, बिल्कुल. उनकी भी सेम स्टोरी थी हाँ जी, लेकिन उनकी शरीके याद हमें नजर नहीं आई कौन थी क्या थी, लेकिन उनकी बेटी टीचर के रूप में सामने आ गई है. बिल्कुल. देखिए हम इनको तो बता रहे हैं, अगर हम ये एक सिनेरियो सेटअप बना देंगे कि जी इसमें बेवफाई में माफी मिल सकती है, ये बेवफाई नहीं है, एक बड़ा अजीम रिश्ता है, बड़ा पाक रिश्ता है. सही. आपकी नस्लें इससे परवान चढ़ती हैं, आगे आपकी जनरेशन इससे आना है. बिल्कुल. तो अगर हम ये सबक सिखा देंगे लोगों को, मेरे ख्याल में तो माजरत के साथ मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं जी, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये माफी हो या ये वापसी हो. बिल्कुल सही साहब. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. और अभी हम प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब खवातीन पे ये क़यामत टूटती है, जब उनको पता चलता है इसके बारे में, तो क्या रिएक्शन होता है. नाले जी, बड़े बूढ़े जो अगर किसी से कोई कंसल्ट करे अपनी सास से या माँ से, तो खातून को हमेशा ये सलाह मिलती है कि सुन लिया है ना तो अब इसको रिपीट ना करो. हमारे यहाँ 5-6% तो लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा मद्दे मुकाबिल खड़े होकर सवाल करते हैं. अक्सर खवातीन को तो ये हक भी नहीं है, वो कन्फ्रंट ही नहीं करती हैं बेवफाई को या बीइंग अनफेथफुल को. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो ऐसा क्यों करती हैं? मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं. अगर मिडिल क्लास है तो वो और तरीके से करेगी, और अपर मिडिल क्लास है तो वो और तरीके से, लोअर मिडिल क्लास है तो वो शायद मारपीट शुरू कर देती है, वायलेंस भी हो जाता है. लेकिन ये बात है कि व्हेन इट कम्स टू आवर क्लास, जो सबसे ज़्यादा मतलब 85% औरतें जिस क्लास को बिलोंग करती हैं, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि आप इस बात को छुपा लें, इस बात पर मज़ीद बात करेंगी तो वो मज़ीद उसको शह मिलेगी, और वो यानी जो एक खौफ, एक झिझक, एक डर था, हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा. और बाकायदा वापस आकर के ये कहते हैं कि ठीक है अब तुमने पकड़ लिया ना मुझे, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो आई वाज जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. नाउ अब मुझे कोई ऐसा, मैं इमोशनली उससे, मेरे लिए तो तुम ही बीवी थी, अब तुमने ये बात मेरी बाहर तक पहुंचा दी है ना, अब देखना अब मैं क्या करूंगा. तो फिर औरत के पास ऑप्शंस क्या हैं बलबशा? हंगामा वो नहीं कर सकती, बात वो नहीं कर सकती, तो यानी उस बेचारी के लिए माफी तो सवाल क्वेश्चन नहीं है, वो माफी तो मजबूरी है उसकी. बच्चा हाकिम और महकूम के रिश्ता है ये. ये रिश्ता जो है ना, ये बराबरी का रिश्ता नहीं है. जब तक हमारे यहाँ गैर जानिबदारी के साथ रिश्तों को नहीं लिया जाएगा, जब तक आप, ये पैट्रियार्कल मुआशरा है, जब तक एक औरत जो है वो एक सिंबल है पगड़ी का और चादर का और क्या क्या हर चीज का, और वो बेचारी पहले माँ है और फिर वो नहीं बेटी है, बेटी का रोल फिर बहन, फिर बीवी बनी, तो उसको सारे रोल्स प्ले करना है और उसको बता दिया जाता है कि ये रोल्स में के पैरामीटर्स यही हैं, तो मैं इसी में रह करके अपना जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. मैंने शुरू में कहा था कि जैसे सोशियोलॉजी या नफ्सियात ही कहती है कि आदमी तो मोनोगमस हो ही नहीं सकता. औरत के अंदर भी तो फिर एक जेलसी का मादा डाला है ना, यानी उस पे कोई बात नहीं करता कि औरत भी तो शेयर नहीं कर सकती अपना पार्टनर. उसको उसकी ये बड़ी बेसिक नीड से जब आप नफी कर देते हैं उसकी, एंड द मैन सेज आई विल डू व्हाटएवर, उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है इसका? ये जो नहीं, वो उससे क्या होता है कि पूरा घर, अभी इन्होंने जो कहा, केओटिक हो जाता है ना, सब कुछ केओस से पैदा होता है. और वो गुस्सा, आप ये कहें कि वो गुस्सा वो उस वक्त, क्योंकि सब चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, या बच्चे छोटे हैं, हमारी औरत जो है वो इस काबिल नहीं है, वो नौकरी नहीं करती, उसके पास पैसे नहीं होते, वो टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है.
तो उसको यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि भाई चुप हो जाओ, वरना ये जो बच्चों की फीसें हैं ये भी नहीं जाएगी, ये जो घर है ये छत भी चली जाएगी, बाहर भाभी भाई जो है वो मुझे जगह नहीं देंगे। और बहुत थोड़ा सा हमें इसको क्रूड होके कहना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह कुछ मर्द हजरात को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, किसी को पोलो का शौक होता है, तो फिर खातून उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। वो हाँ। मजबूर है ये करने पे, क्योंकि हमने औरत को एम्पावर होने ही नहीं दिया ना। हमारी तो डॉक्टर्स बेचारी MBBS डॉक्टर्स होती हैं और बाप कहते हैं बस तुमने कर लिया, अब तुम्हारी शादी होगी, और फिर वो घर में जा करके खाने पका रही होती हैं या कहीं दुबई में अच्छी जगह बैठी हुई। अच्छा, लेकिन लेट्स टेक इट अ लिटिल स्टेप फॉरवर्ड। आरिफ, क्या कहोगे जब अभी आई डोंट वांट टू बिलीव इन दिस ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि खवातीन ही सिर्फ कुर्बानियाँ देती हैं, खवातीन ही माफ़ करती हैं। आई एम श्योर हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो अपने घर को कायम रहने के लिए, अगर उनके बच्चे हैं तो औरत की ट्रांसग्रेशंस को भी बर्दाश्त कर रहे होंगे, और शायद क्योंकि जी बेटियां हैं, बच्चे हैं, तलाक या शादी खत्म नहीं कर रहे होंगे। कम होंगे केसेस, लेकिन ऐसे केसेस होंगे। सो द पेन इज देयर इन एनी केसेस। जब आपके जहन में अगर एक शक बैठ जाए कि नाउ माई पार्टनर इज नॉट इंटायरली विद मी, उसके और भी लेजॉन्स हैं, तो फिर एक इंसान को क्या करना चाहिए? ओके, आप हमें भरोसा करना नहीं सिखाया। सो आई विल जस्ट गिव फ्यू टिप्स ऑन दैट। आप किसी पे भी भरोसा 4 चीजों की वजह से आता है। उसकी एबिलिटी, वो जो बोलता है वो सच है या नहीं, बिलीवेबिलिटी, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभाता है, कनेक्टेडनेस, और क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेबिलिटी। इन चारों चीजों में से जब भी कोई एक चीज निकलती है, और जब इस केस में डिपेंडेबिलिटी निकल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल गई है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ट्रस्ट अगर वापस लाना है, मेरे पास बहुत एक सिंपल है बट येट बहुत मुश्किल। यू सिट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड आस्क देम, लिसन, इन चीजों पे कोई माफी नहीं है, इन चीजों पे माफी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सो यू सिट एंड मेक एन अग्रीमेंट, अ म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, जो कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये तो आप उस वक्त बात कर रहे हो ना जब इंसिडेंस नहीं हुआ है, यानी एक दूसरे हो चुका है, उसके बाद हम बैठ के ये बात करें कि किन चीजों पे अभी हमें मजीद एज अ कपल काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी टू रीबिल्ड दैट ट्रस्ट। इफ यू वांट टू रीबिल्ड दैट वाज माय कांसेप्ट कि आप माफ कर दो। देखो, आप अपने लिए माफ करो, उनके लिए नहीं, बिकॉज योर life is a mess then, but you want to continue that relationship. But Arif, I also want to say over here तमाम viewers को कि इस माफ करने में जल्दी भी ना करें। देखो, एक ह्यूमन फैक्टर है। जिस तरह अगर आपकी टांग टूटी है, आप कहेंगे यार मैंने ना चोट को माफ कर दिया है, ये कल जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। You will take its time. Definitely. लेकिन आप फिर उस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, फिर वो हजरत या खातून का प्रोवोगेटिव है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ाव है हमारी कॉन्वर्जेशन का। पलवशा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने फैसला किया है कि अच्छा मैंने माफ कर देना है, एंड लेट्स टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कह रहे हैं खातून ने माफ किया है, गलती आदमी से हुई थी, गुस्सा है क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं किया, ज़बानी आपने कह दिया, माफ कर दिया, रिश्ते को आप चला रहे हैं, गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। जब भी आपस में आर्ग्यूमेंट होता है, रेपिटेशन ऑफ दैट सेम मैटर आती है कि भाई तुम्हें तो मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, तुमने तो मेरे भरोसे को तोड़ा है। आदमी पलट कर ये कहता है मैं रोज सफाइयां नहीं दे सकता, रोज नहीं माफियां मांग सकता, वो हो चुकी है तुम्हें भी पता है। दैट एडिक्शन टू रीलिविंग योर पेन, कि बार बार आप उसको रिपीट किए जा रहे हैं, इससे कैसे छुटकारा हासिल करें? That's a very difficult question to answer, but I know certain cases जिसमें women felt के power dynamics change हो गई, तो they actually enjoyed it. जैसे इस केस में हम देख रहे हैं ना, शहबाज की बीवी, बिल्कुल, तो वो she had the whip now, and she's like कि हाँ भाई बच्चों को अब स्कूल से तुम भी पिक करोगे, तुमने डिनर्स भी बनाने, तुमने हर चीज। So it's a lot of back and forth, and I think हमारे यहाँ ये couples counseling का भी आना चाहिए। ये जो इट्स नॉट लाइक, तो ये पैसिव अग्रेसिव हो जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा निकलता है। नाला जी, ये तो मजीद रिश्ते को खराब करेगा। जनरेशन स्वीटहार्ट, ओके, हमारी जनरेशन में ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। इसमें खामोशी ही इख्तियार कर लो, बिकॉज घर और बीमार हो बच्चे चलाना है, और बीमार हो जाओ, बच्चों को भी बीमार कर दो, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो सवाल करते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को कपल को रियलाइज करना चाहिए। जो भी चीटिंग को
फोर्स कर रहा है कि मुझे करना है कुछ। अच्छा, एक कॉल हमारे साथ है, फिर नायला जी से और अपने पैनल से ये भी पूछेंगे कि वाकई इसके अंदर तमाम कैरेक्टर्स की बात होती है, रूमी की बात नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल कैरेक्टर उसका लगता है, क्योंकि एक 6 साल का बच्चा जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, जिस तरह के इश्यूज पे सोच रहा है, अपने दोनों पेरेंट्स को लेके चल रहा है, आई थिंक इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मुझे तो भी नहीं कर पाएगी एग्जैक्टली मुझे तकलीफ होती है उसको देख के। नहीं, बट लिखा गया है 6 year old to be that mature is painful। ये इश्यूज उसकी उम्र के नहीं हैं, ये उसकी बात करने की इश्यूज नहीं है, उसके सोच, ये ना आप सोचे कि एक नन्हे, वाकई वो जो एक जुमला उसमें आता है ना कि आप सबने मिलके मेरा बचपन छीन लिया, आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट जुमला। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? वो एक शेर मुझे याद आ रहा है प्रवीण शाकर का कि जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तो हरजाई ज्यादातर मर्द होता है वैसे, ज्यादा देखा जाए। और इस शेर पे पता नहीं पाकिस्तान की कितनी खवातीन ने अपनी जिंदगी गुजार दी है। अच्छा, जहाँ तक महविश का केस है, मैं समझो ये बड़ा एक्सेप्शनल सा है, ये नॉर्मल कोई प्रैक्टिस नहीं है ऐसी हमारे मुआशरे में जी। और दूसरी ये है कि ज्यादा जिम्मेदारी बेवफाई में भी मर्द की होती है, उस पे आती है, क्योंकि औरत अपना घर छोड़ के आती, सब रिलेशन छोड़ के आती, उसकी जिम्मेदारी ना उसे संभाले, उसके कहीं ना कहीं गैप छोड़ता है, स्पेस छोड़ता है। लेकिन अगर किसी लड़की को किसी से मोहब्बत होती है और वालिदा ने कहने पे वो किसी और से शादी करती है, वो सारी जिंदगी अपने मर्द से वफा करती है और निभाती रहती है, अपनी मोहब्बत को भी बेचारी भूल जाती है। लेकिन मर्द फिर भी बाहर मुंह मारता रहता है, वो नहीं छोड़ता अपनी ऐसी चीजों को, वो छोड़े, वो गैप नहीं बनने दे ना बनने दे, वो सारे माफी की गुंजाइश है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन ये मेरा एक अपना फार्मूला है कि आप उसको सडन माफ कर दें जिसको एहसास हो गया। नहीं अगर हो रहा तो जब तक उसे एहसास ना हो ना माफ ना करें। अच्छा, अगर उसे रियलाइज नहीं हो रहा तो फिर माफी का फायदा नहीं। तो शादी बचाएं या माफी के लिए बचाएं? बिल्कुल, देखिए आपके रिलेशन, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये जो मियाँ बीवी की है, ये वन वे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जब आप 2 वे करेंगे क्लैश होगा, 1 वे करते जाए ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसे फ्री फ्लोट छोड़े, जैसे डॉलर को हुकूमत ने छोड़ा ना, तो कहीं भी नहीं जाता ये शादी कम राशिद साहब, पतंगबाजी ज्यादा लग रही है कि फ्री छोड़ दें, डील दे दें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे। यानी जिस रिश्ते को बचाने के लिए इतना कड़वा घूंट मार दिया औरत पीता है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है। कई दफा आप ये देखें कि जो चीटिंग पार्टनर है, क्योंकि जो घर में पार्टनर रहा है, जिसने वो सहा है, उसकी तकलीफ बच्चा देख लेता है। और जिस तरह इस कैरेक्टर में भी, इस कहानी में भी आप देखते हैं कि उसने ऐसे ऐसे सख्त जुमले भी बोले हैं कि मम्मा भी मम्मा नहीं रहती, मेरा वो अब रिलेशन नहीं रहा। सवाल ये है कि बच्चे के पास वो दोनों पेरेंट्स होने के बावजूद भी क्या वो होते हैं? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द शो, आपके कमेंट्स भी हम ले रहे हैं, कॉल्स भी ले रहे हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और मेरे पास ऑन इंस्टाग्राम एंड अदरवाइज भी पूरे कमेंट से भर गया। लोगों ने कहा जी माफ़ी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। आई थिंक हम थोड़े जजमेंटल भी हैं। मे बी जो इस वक्त वर्डिक्ट आ रहा है वो पर्टिकुलरली इसी कहानी पे आ रहा है, जिसके अंदर कुछ क्रिएटिव लाइसेंसेस भी लिए गए। हम ऑफलाइन भी यही बात कर रहे थे कि दानिश कैरेक्टर का यकायक कितना अमीर हो जाना, या फिर महविश की शहवार से शादी ना हो पाना, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर्स रहे हैं। क्योंकि वो जिन जिन चीज़ों को मिस करती थी, अब वो यकायक देखती है कि उसके फॉर्मर हस्बैंड के पास वो सब कुछ आ गया है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या उसको ये एहसास नदामत होता अगर उसकी शादी शहवार से हो जाती? और बच्चा आप क्या कहती हैं? दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी अ वाइफ लाइक अब्रॉड यूरोप वगैरह में तो गर्लफ्रेंड को फिर भी एक जगह दी जाती है ना इन सोसाइटी, बट हमारे यहाँ वी डोंट रियली इवन एक्नॉलेज सच रिलेशनशिप। अगर वो उनकी बेगम बन जाती ना तो वो टक्कर पे होते दोनों, तो वो डायनामिक्स चेंज हो जाती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर, अब मैम भी इस पे थोड़ा नहीं जाती हूँ वापस। वो दरबदर होना, वो उसका वही वो मकाफात अमल वाली बात, मकाफात अमल की तरफ जा रहा है ड्रामा। जो हमारा एक फॉर्मूला है कि शुरू में ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। और खलीलुर रहमान कमर ने एक डायलॉग लिखा था जो कि है कि औरत निकलने से पहले ही निकल चुकी होती है। अगर वो जा चुकी थी तो फिर वो वापस क्यों आई उस आदमी के लिए? अगर वो आती तो बच्चे के लिए आती तो मुझे फिर भी समझ में आता। अब अचानक तो मैं अभी उसने कहा कि
भाई मैं इस आदमी को नहीं जानता, जब अदनान सिद्दीकी ने इस लड़की को नहीं जानता, तो इमीडिएटली तुमको हुमायूं सईद याद आया और तुम को उसकी मोहब्बत भी याद आना शुरू हो गई। एंड दोस 5 months when you were touring Europe, तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं याद आया। हाँ। और एक आप Even that scene when she meets her, एक किसी फ्रेंड के साथ बैठी बात करी थी, उसको बता रही होती है कि शाम में या अगले दिन मेरा निकाह है, तो there was no remorse, there was no नदामत, कोई गिल्ट फैक्टर नहीं था। She was so cold. हाँ। She's been very selfish, very cold, and suddenly एक change आया, flip आया, लेकिन जरा जल्दी आया। मैं भी अपने कैरेक्टर्स को बहुत इवॉल्व कराती हूँ। मेरे कैरेक्टर्स में भी बड़े ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं, लेकिन वो इवॉल्व करते हैं। और ये बड़ा वन डायमेंशनल लगा मुझे। मैम बात कर रही है ना कि ये फ्लॉज और ये सारी चीजें आप थोड़ा 2 dimensional 3 dimensional कैरेक्टर लेकिन अच्छा, इसी से फिर मेरे जहन में सवाल आता है आरिफ में भी, नदामत जो गिल्ट होती है कि अच्छा ठीक है आप शेर भी बन गए, अगर आपको माशरा ये सपोर्ट देता भी है कि आदमी ने कभी सॉरी नहीं कहा, मे बी वेंट अहेड एंड गॉट मैरिड टू द वुमन और कंटिन्यू टू हैव एन अफेयर व्हाटएवर, क्या वाकई, क्योंकि अक्सर लोग इसमें क्लोजर तलाश करते हैं, वो ढूंढते हैं कि अच्छा जी मेरे साथ जो बुरा किया है मेरे पार्टनर ने, व्हेन ही चीटेड और व्हेन ही वाज अनफेथफुल और व्हेन शी वाज अनफेथफुल, उसके लिए वो नादिम हो। कई लोगों को ये तो ड्रामा है, इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है वो रो भी रही है, वजीफा भी पढ़ रही है, सब कुछ कर रही है, क्या लोगों में ये एहसास नदामत आता है किसी ना किसी पॉइंट पे? मर्दों में स्पेशली they never say sorry. They never say sorry. Do they feel sorry? Is the question. ख़वातीन तो पहले सवाल करती हैं, उनको एहसास भी होता है कि कुछ हुआ है या नहीं? Okay, so it's a yes and a no. मतीन साहब। So it's मुझे I don't know मतीन साहब, मैंने नहीं देखा ये ड्रामा। लेकिन मैं पता हम कर सकते हैं, मतीन साहब कहते हैं बेवफाई की सजा बड़ी लंबी होती है। So it's a yes and a no. For example, okay, so I won't defend men, ठीक है, लेकिन अगर आपका घर बिल्कुल सही चल रहा था, खातून बिल्कुल सही थी, फिर भी आप बाहर गए because we have a lot of options nowadays, और आप करते हो, इवेंचुअली गिल्ट आता है और बहुत सॉलिड आता है क्योंकि सब परफेक्ट चल रहा था एंड यू एज अ पर्सन फॉर योर सेल्फिश रीजंस यू स्क्रूड इट अप, ठीक है। लेकिन आप ये तो एक स्नैपशॉट था ना कि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम जहां पर घर परफेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है, आए दिन लड़ाइयां हो रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, आइदर वाइफ इज डिमांडिंग और द हस्बैंड इज डिमांडिंग, ठीक है। जब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं तो शायद गिल्ट लंबे टाइम तक नहीं आता, इवेंचुअली आता है, नहीं आता नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो एटलीस्ट नहीं आता बिकॉज़ वहां तो आपका ईगो पहले आ जाता है और आप कहते हैं कि बस उसमें भी तो इतनी खराबियां थी, अगर वो ज़बान दराजी ना करती, अगर वो फलाना ना करती, ये सब एक्सक्यूजेस हैं जिसमें आप अपने एक्ट को टेक्निकली यू जस्टिफाई स्टफ, दिस इज अनजस्टिफाइबल। और मैं आज अभी भी स्क्रीन पे कहता हूँ, आप बैठे आज और आप बात करें, आज बैठे हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, आज आप म्यूचुअल अग्रीमेंट करें, लिसन दीज आर द थिंग्स, इट्स ये फॉरबिडन है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते या और क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ये भी कहना चाहूंगी कि जो नार्सिसिस्टिक या बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लोग होते हैं, जब वो गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं, सॉरी करते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं वो सॉरी इस बात पे नहीं कर रहे कि वो इस एक्ट में पकड़े गए, वो सॉरी इस बात पे कर रहे हैं कि उनका राज खुल गया और आपको पता चल गया, उनकी रविश, उनका तरीका, उनकी फितरत शायद नहीं बदलेगी, लेकिन वो शायद आगे जाके ज्यादा मोहतात हो जाएंगे तो आपको पता भी ना चले। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ, नाइला जी एंड पलवशा फॉर बीइंग हियर। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आप you cannot take away from the pain of the person who's gone through cheating, लेकिन बिल्कुल सही बात जो आरिफ ने कहा कि please have a conversation, if you've made a mistake please correct yourself। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।